नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौरभ सैनी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वे टू CSC में, जहां हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस को मेन मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का क्या आइडिया है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का क्या आइडिया है, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस स्टेट्स क्या होती हैं। प्रोसेस स्टेट से दोस्तों कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। UGC नेट के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें या गेट के एग्ज़ाम की हम बात करें तो यहाँ से कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस आइडिया को भी हम काफ़ी अच्छे से देखते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होगा तब वह प्रोसेस होगा। दोस्तों आपने कभी ना कभी किसी ना किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा होगा, सी में लिखा हो, जावा में लिखा हो या C++, किसी भी लैंग्वेज में आपने कोई प्रोग्राम लिखा होगा। अब वह प्रोग्राम प्रोसेस कब बनता है? जब आप उस प्रोग्राम को रन करते हो। जैसे ही आप रन करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम के साथ कुछ रन टाइम एक्टिविटी ऐड करता है जिसकी उसे एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरत होती है हर प्रोग्राम को, तब वह बनता है हमारा प्रोसेस। अब ये इसी तरह फॉर एग्जांपल आप एक बस है हमारे पास, और बस अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन में है और हमें उस बस को रनिंग बस बनाना है, तब हमें कुछ रन टाइम एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, हमें पैसेंजर की ज़रूरत पड़ेगी, हमें बस कंडक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और फ्यूल इट बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी हो सकती हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़े एक बस स्टैंडिंग बस को रनिंग बस बनाने के लिए। ठीक इसी तरह एक प्रोग्राम को रनिंग प्रोग्राम बनाने के लिए या प्रोसेस बनाने के लिए रन टाइम एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती हैं, और वो रन टाइम एक्टिविटीज़ होती हैं स्टैक, हीप और डाटा सेक्शन। तब वह हमारा बनता है प्रोसेस। अब प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी। जो प्रोसेस होता है हमारा एक्टिव एंटिटी होता है, जबकि एक प्रोग्राम जो होता है हमारा पैसिव एंटिटी होता है। क्योंकि प्रोग्राम जो है सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है, उसको रन नहीं करना होता तो उसको सिस्टम के रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर उसको रन करना होता है, वह एक्टिव एंटिटी मतलब प्रोसेस बनता है। जो एक्टिव एंटिटी होती है उसको फिर सिस्टम के रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। अब रिसोर्सेज लाइक मेन मेमोरी, सिस्टम बसेस, रजिस्टर्स एक्सेट्रा। A program becomes a process when an executable file loaded into main memory। एक प्रोग्राम प्रोसेस कब बनता है? फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल फ़ोन्स है, बहुत सारी एप्लीकेशन उसमें पहले से इंस्टॉल होंगी, वो सारी की सारी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होते हैं हमारे। लेकिन वो सारे के सारे वो प्रोसेस कब बनते हैं? जब हम उन पे क्लिक करते हैं, जब हम किसी आइकन पे क्लिक करेंगे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के, तब ऑपरेटिंग सिस्टम उनको मेन मेमोरी में लोड करता है, तब वो बनते हैं हमारे प्रोसेस। A process includes stack, heap, data section and text section। इसी तरह से मेमोरी में एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे एक प्रोसेस को या एक से ज़्यादा प्रोसेस को मेमोरी में मेन मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाएगा और इन सेक्शंस में क्या क्या होता है। मेन मेमोरी के स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व रखा जाता है, दूसरे पार्ट में यूजर के प्रोसेस को हम स्टोर करते हैं। अब यूजर के जितने भी प्रोसेस आएंगे उनको चार अलग अलग पार्ट में 4 अलग अलग पार्ट्स में स्टोर किया जाएगा। नंबर 1 स्टैक, नंबर 2 हीप, डाटा सेक्शन और कोड और टेक्स्ट सेक्शन। अब इन पार्ट्स का, इन अलग अलग सेक्शंस का अलग अलग स्पेसिफिक वर्किंग के लिए ये सेक्शन यूज किए जाते हैं। जैसे आप भी अपने सिस्टम में अलग अलग तरह के फोल्डर्स में अलग अलग तरह की फाइलें रखते हैं, स्पेसिफिक तरह की फाइल अलग अलग फोल्डर में रखते हैं, उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी जब भी कोई प्रोसेस आता है, स्टोर होता है मेन मेमोरी में, तो उसको 4 अलग अलग पार्ट्स में स्टोर किया जाता है। नंबर 1 स्टैक। स्टैक को अगर आपके प्रोग्राम में, अगर आपके प्रोसेस के पास लोकल वेरिएबल, फंक्शन पैरामीटर, रिटर्न एड्रेस हैं तो उनको स्टैक में हम स्टोर करेंगे। सेकंड हीप, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है। रन टाइम पर अगर कोई मेमोरी क्रिएट करनी है आपको, तो जब भी मेमोरी क्रिएट होगी उसको हम हीप सेक्शन में स्टोर करेंगे। थर्ड होगा हमारा डाटा सेक्शन। डाटा सेक्शन में हम ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल स्टोर करते हैं। अगर हमारे प्रोसेस के पास ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल हैं उसको हम स्टोर करेंगे डाटा सेक्शन में। लास्ट सेक्शन जो हमारा होता है कोड और टेक्स्ट। जितनी भी इंस्ट्रक्शन हमारी होती हैं हमारे प्रोसेस के पास, उनको हम स्टोर करते हैं कोड और टेक्स्ट सेक्शन में। तो दोस्तों ये रिप्रेजेंटेशन होता है मेन मेमोरी में हर एक प्रोसेस का। अब देखते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस।
दोस्तों प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है? कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स है प्रोसेस के। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर चाहता है किसी प्रोसेस को मेंटेन करना, किसी प्रोसेस को कंट्रोल करना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि अपने पास उस प्रोसेस के से रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट स्टोर करता है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो वह कॉलेज आपके कुछ एट्रीब्यूट्स अपने पास स्टोर करता है जिससे कि आपका रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सके, मैनेज किया जा सके। जैसे वह पूछता है आपसे आपका नेम, फादर नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आपके ग्रेजुएशन में कितने % थे, ETC कहाँ रहते हो आप, एड्रेस क्या है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन आपसे ली जाती है जिससे कि आपके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सके, आपको कंट्रोल किया जा सके। ठीक वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी हर प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स को अपने पास स्टोर रखता है जिससे कि वह प्रोसेस को मेंटेन और कंट्रोल कर सके। अब वो एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं हमारे? प्रोसेस आईडी। ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक प्रोसेस को एक यूनिक आईडी देता है जिससे उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है हमारा? जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है। एक इंस्ट्रक्शन तो वो जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही है हमारी, दूसरी वो जो उस इंस्ट्रक्शन के बाद एग्जीक्यूट होने वाली है। उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो होता है वो होता है प्रोग्राम काउंटर में। फिर जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं हमारे। लिस्ट ऑफ डिवाइसेस, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को किन किन डिवाइसेस को एक्सेस करना है उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है लिस्ट ऑफ डिवाइसेस। फिर टाइप ऑफ प्रोसेस, मतलब फोरग्राउंड प्रोसेस है या बैकग्राउंड प्रोसेस है, किस टाइप का वो प्रोसेस है। फिर मेमोरी लिमिट्स, प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक, किस एड्रेस से किस एड्रेस तक मेन मेमोरी में स्टोर है। फिर प्रायोरिटी क्या है प्रोसेस की, कितना साइज है प्रोसेस का। तो यह सारी और भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करके रखता है अपने पास एक प्रोसेस के लिए। और हर एक प्रोसेस के लिए एक अलग से पीसीबी जनरेट किया जाता है। ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम बाय पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को स्टोर किया जाता है ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एरिया। मेन मेमोरी में ये होता है यूजर स्पेस जहां पे यूजर के प्रोसेस को स्टोर किया जाता है। अब पीसीबी हमारा कहाँ स्टोर होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम वाले एरिया में। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स 1 पीसीबी फॉर ईच प्रोसेस। मैंने बात अभी की है कि हर प्रोसेस के लिए एक पीसीबी मेंटेन किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक पीसीबी मेंटेन करता है। सेकंड, पीसीबी आर अंडर ओएस एरिया इन मेन मेमोरी एंड प्रोसेस कांट एक्सेस दोज। पीसीबी कहाँ होता है हमारा स्टोर? ऑपरेटिंग सिस्टम वाले एरिया में। और ये जितने भी प्रोसेस हैं उन अपने पीसीबी को एक्सेस नहीं कर सकते। इस पीसीबी को केवल एक्सेस कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों अब जानते हैं हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का क्या आइडिया है। बिफोर स्टार्टिंग द आइडिया ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, दोस्तों आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सीपीयू के पास होते हैं रजिस्टर जिनकी हेल्प ली जाती है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। मीन्स जैसे जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है इन रजिस्टर्स में कुछ वैल्यू स्टोर की जाती हैं। अब जैसे जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो वैल्यू चेंज होती रहेंगी एग्जीक्यूशन के दौरान। अब दोस्तों एक सिनेरियो जूम कीजिएगा। फॉर एग्जांपल कि एक प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट कर रहा है अभी करंटली सीपीयू पर, लेकिन किन्हीं रीजन से प्रोसेस P1 को स्टॉप करना पड़ा, रोकना पड़ा। ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोसेस P1 को रोक दिया। अब जब दोबारा प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो प्रोसेस P1 को रिज्यूम किया जाएगा, न कि रीस्टार्ट। मीन्स जहां तक ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी थी इंस्ट्रक्शन पहले, उनके आगे की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये ठीक बिल्कुल वैसे ही है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें कि आप एक बुक पढ़ रहे हो और फॉर एग्जाम्पल आपने 10 और 20 पेज पढ़, फॉर एग्जाम्पल 20 पेज आप पढ़ चुके हो। अब कोई और टास्क आपको करना है कुछ टाइम के लिए, तो आप किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए चले गए, लेकिन वापस जब आप आते हो तो आप 20 पेज के बाद पढ़ना शुरू करते हो, न कि स्टार्ट से। तो ऐसे ही प्रोसेस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जितनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी हैं ऑलरेडी हमारी, उनके आगे के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। अब बात करते हैं हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की।
एक सिनेरियो का एज्यूम करते हैं कि करंटली हमारा सीपीयू पर शेड्यूल किया गया है प्रोसेस P1 ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। अब प्रोसेस P1 शेड्यूल किया गया है तो इन रजिस्टर्स में कुछ वैल्यू होंगी। जैसे जैसे प्रोसेस P1 का एग्जीक्यूशन चलता रहेगा इन रजिस्टर्स की वैल्यू चेंज होती रहेंगी। अब फॉर एग्जांपल की प्रोसेस P2 सिस्टम में एंट्री लेता है जिसकी प्रायोरिटी हाई है और प्रोसेस P1 को ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ टाइम के लिए स्टॉप करना पड़ेगा। अब स्टॉप करना पड़ेगा तो मतलब जब वापस P1 को हम रिज्यूम करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये याद होना चाहिए कि कहाँ तक इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। तो इस चीज़ को याद रखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये इन सभी रजिस्टर्स की वैल्यू को वापस कॉपी किया जाता है उस प्रोसेस के पीसीबी में, और ये जो रजिस्टर्स की वैल्यू होती हैं इनको कहा जाता है कंटेक्स्ट, प्रोसेस का कंटेक्स्ट। जो करंट में वैल्यू रहेंगी, जो किसी इंस्टेंस पे वैल्यू रहेंगी, उनको बोलेंगे हम कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। अब ये वैल्यू स्टोर वापस कॉपी करने के लिए स्पेसिफिक फील्ड ऑलरेडी होते हैं पीसीबी में, जैसे प्रोग्राम काउंटर के लिए, जनरल पर्पस रजिस्टर्स के लिए, इन सभी वैल्यू को स्टोर करने के लिए ऑलरेडी फील्ड्स, ऑलरेडी एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका जिक्र हम पीसीबी में कर चुके हैं। तो दोस्तों अब ये वैल्यू तो कॉपी कर चुका है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी क्योंकि प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट करना है तो इन रजिस्टर्स की वैल्यू को इस पीसीबी में से यहाँ लोड कर दिया जाएगा। सेकंड टास्क हमारा क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा कि प्रोसेस P2 के पीसीबी से ये वैल्यूज लोड की जाए रजिस्टर्स में, जिससे कि प्रोसेस P2 का एग्जीक्यूशन चल सके। अब मान लीजिएगा प्रोसेस P2 का एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है, प्रोसेस P2 कंप्लीट हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। अब प्रोसेस P2 तो सिस्टम से निकल गया है। अब प्रोसेस P1 को रिज्यूम करने के लिए वापस से ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो वैल्यू स्टोर की थी ये वैल्यू यहाँ कॉपी करता है और फिर P1 का ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पूरा आइडिया है, ये कंटेक्स्ट को यहाँ कॉपी करना और यहाँ से दूसरे प्रोसेस के कंटेक्स्ट को लोड करना, ये पूरा आइडिया होता है कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो कैसे लिखता हूँ कि सेविंग करंट रनिंग प्रोसेस कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट का मतलब सीपीयू रजिस्टर्स की वैल्यू फ्रॉम सीपीयू टू पीसीबी मीन्स सेविंग करंट रनिंग प्रोसेस कंटेक्स्ट, ये इसकी वैल्यू पीसीबी में सेव करना, और दूसरा एंड लोडिंग द अदर प्रोसेस कंटेक्स्ट इन सीपीयू रजिस्टर, और दूसरे प्रोसेस का कंटेक्स्ट सीपीयू रजिस्टर्स में लोड करना, यही पूरा आइडिया है कंटेक्स्ट स्विचिंग का। अभी डिस्कस करते हैं प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। दोस्तों एक प्रोसेस अपने पूरे लाइफ स्पैन टाइम में डिफरेंट स्टेट में हो सकता है, और उन डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट ट्रांजिशन एक प्रोसेस ले सकता है। तो वो जो डिफरेंट स्टेट और उन ट्रांजिशन का एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो वो स्टेट क्या है, वो ट्रांजिशन क्या क्या ले सकते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो एलिप्स आप देख रहे हैं ये है प्रोसेस की स्टेट, न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड, वेटिंग और ब्लो, दीज ऑल आर स्टेट। और ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है यह रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोसेस के ट्रांजिशन को। अब ये सबसे पहले शुरू करते हैं न्यू स्टेट। दोस्तों आपके मोबाइल में जितनी भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, जितनी भी एप्स आपने इंस्टॉल की हैं, दे ऑल आर इन न्यू स्टेट। वो सारी की सारी कहाँ होती हैं, न्यू स्टेट में, मीन्स वो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होती हैं। लेकिन जब आप उन पर क्लिक करते हैं तब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके उस एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को 4 हिस्सों में स्टोर करता है, स्टैक, हीप, डाटा और कोड सेक्शन। ये हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। और उस प्रोग्राम का एक पीसीबी बनाकर मेन मेमोरी में स्टोर कर देता है। पीसीबी जो स्टोर होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले हिस्से में होगा, और जो प्रोग्राम स्टोर होगा हमारा, उन 4 सेक्शन वो मेन मेमोरी में स्टोर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जैसे ही आप उन किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस एप्लीकेशन को मेन मेमोरी में लोड कर देता है और उस प्रोग्राम को बना देता है प्रोसेस। तो अभी हमारा प्रोसेस मेन मेमोरी में लोड हो चुका है और वो कहाँ पे है, रेडी स्टेट में। अब रेडी स्टेट में प्रोसेस क्या करता है, रेडी स्टेट में प्रोसेस करेगा सीपीयू के मिलने का वेट, कि सीपीयू हमको रन होने के लिए कब मिलेगा।
अब ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ एक से ज़्यादा प्रोसेस एट ए टाइम हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम अभी बात करने वाले हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसमें मेन मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोसेस एक टाइम पे हो सकते हैं। तो इट माइट पॉसिबल कि यहाँ पर हमारे एक से ज़्यादा प्रोसेस एक टाइम में हों। अब ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से एक प्रोसेस को सेलेक्ट करता है और उसको शेड्यूल करता है सीपीयू पर, मीन्स उसकी स्टेट अब रेडी से रनिंग। जो भी प्रोसेस सेलेक्ट किया जाएगा और उसको सीपीयू दिया जाएगा, उसकी स्टेट अब चेंज हो जाएगी और वह चला जाएगा रेडी से रनिंग स्टेट में। अब रनिंग स्टेट में सीपीयू पर प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है। अब यहाँ से प्रोसेस टोटल 2 ट्रांजिशन ले सकता है। एक, या तो प्रोसेस खत्म ही हो जाए, बिल्कुल एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाए एग्जीक्यूशन उसका, तब प्रोसेस जाएगा टर्मिनेटेड स्टेट में। तब प्रोसेस अपने सारे के सारे रिसोर्सेज छोड़ के टर्मिनेट हो जाएगा और प्रोसेस की स्टेट हो जाएगी टर्मिनेटेड। लेकिन अगर प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होता है और ऐसा हो सकता है कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, रनिंग में करंटली है, और उसको किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़े, किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, तब प्रोसेस कौन सा ट्रांजिशन लेगा? वेटिंग फॉर आईओ इवेंट, वेटिंग फॉर आईओ इवेंट, और वेट करेगा ब्लॉक्ड स्टेट में। इससे रिलेटेड यहाँ से यहाँ तक का जो है आपने एक्सपीरियंस किया होगा। जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल नेक्स्ट करते रहते हैं, फिर कुछ टाइम बाद इंस्टॉलेशन चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपके सिस्टम पे एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। और वह क्या है? प्रोसेस इंस्टॉल हो रहा था लेकिन एकदम से विंडो ओपन हुई और अभी वह एक इनपुट आउटपुट इवेंट का वेट कर रही है। तब आप क्या करते हो? टिक करते हो और नेक्स्ट, उन एग्री करते हो उन टर्म्स एंड कंडीशन पे, देन आप करते हो नेक्स्ट। तो प्रोसेस इंस्टॉल हो रहा था लेकिन कुछ टाइम के बाद ब्लॉक्ड स्टेट में चला गया प्रोसेस, क्योंकि उसे इनपुट आउटपुट इवेंट की ज़रूरत थी और यहाँ से फिर रनिंग से ब्लॉक में। और जैसे ही ब्लॉक्ड स्टेट से आईओ इवेंट खत्म होता है, तब प्रोसेस को वापस ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ भेज देता है? रेडी स्टेट में। अब एक बात बताइए, यहाँ से रनिंग में वापस प्रोसेस क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि जैसे ही रनिंग से प्रोसेस यहाँ वेटिंग में जाएगा इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए, तो प्रोसेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, वह यहाँ, क्योंकि रेडी क्यू में तो ऑलरेडी प्रोसेस एक से ज़्यादा अवेलेबल है, तो यहाँ से जैसे यहाँ से P1 यहाँ से P1 चला गया हमारा इनपुट आउटपुट करने के लिए, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? यहाँ से एक और प्रोसेस उठाएगा और उसको शेड्यूल कर देगा, क्योंकि जैसे ही प्रोसेस P1 जाएगा इनपुट आउटपुट के लिए तो CPU हमारा आइडल हो जाएगा, मतलब CPU कोई काम नहीं करेगा। तो CPU को बिजी रखने के लिए जैसे ही P1 यहाँ पे ये ट्रांजिशन लेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस को शेड्यूल कर देगा रनिंग के लिए। तो दोस्तों ये हम अभी तक ये ट्रांजिशन कंप्लीट कर लिया है, ये ट्रांजिशन कंप्लीट कर लिया है, ये ट्रांजिशन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात करते हैं प्रीएम्पशन वाली टेक्निक की। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, आपके पास टीवी का रिमोट है, आप क्रिकेट मैच देख रहे हो। अब आप किन सिनेरियो में टीवी के रिमोट को छोड़ सकते हो? एक सिनेरियो तो ये हो कि आपका मैच ही खत्म हो जाए, आप टीवी का रिमोट तब छोड़ दोगे। दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि ऐसा हो सकता है कि आपको कोई काम दूसरा पड़ गया, तब भी आप रिमोट छोड़ के चले जाओगे उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तीसरा कब छोड़ सकते हो कि आपसे फोर्सफुली रिमोट लिया जाए, जब मम्मी आ जाती है तो फोर्सफुली रिमोट छीन ही लेती है। ठीक है, ये 3 सिनेरियो हो सकते हैं जब आप मैच देख रहे होंगे। तो ऐसे ही प्रोसेस के साथ भी यही 3 सिनेरियो होते हैं जब वह रन कर रहा होता है। एक केस में तो मैच खत्म हो गया, मतलब एग्जीक्यूशन खत्म, टर्मिनेटेड। दूसरे केस में कि उसको किसी आईओ इवेंट का वेट करना पड़ रहा है, आईओ इवेंट की ज़रूरत है, तो किसी और टास्क को करने की ज़रूरत है, तब वह CPU छोड़ता है और वेटिंग और ब्लॉक्ड स्टेट में आईओ इवेंट के लिए वेट करता है। इन दोनों ही सिनेरियो में CPU जो है अपनी मर्जी से, प्रोसेस जो है अपनी मर्जी से CPU को छोड़ता है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि जब प्रोसेस से CPU को ऑपरेटिंग सिस्टम जबरदस्ती प्रीएम्प्शन करता है, प्रीएम्प्ट करता है, वह तीसरा कंडीशन है प्रीएम्प्शन का। ये ट्रांजिशन जो है ये है प्रीएम्प्शन के लिए। अब ये प्रीएम्प्शन कब कब हो सकता है?
ये हो सकता है कि जब आपके पास रेडी क्यू में कोई ऐसा रेडी स्टेट में कोई ऐसा प्रोसेस आ जाए जिसकी प्रायोरिटी रनिंग प्रोसेस से ज़्यादा है, तभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, प्रोसेस CPU इस प्रोसेस P1 से लेके हायर प्रायोरिटी के प्रोसेस को एलोकेट कर देगा। तो ये सारे के सारे ट्रांजिशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी ट्रांजिशन जो बचा है शेड्यूलर और डिस्पैचर वाला। दोस्तों अभी मैंने कहा था कि रेडी क्यू में एक से ज़्यादा प्रोसेस होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को CPU पर शेड्यूल करना है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रोग्राम करता है जिसको बोलते हैं शेड्यूलर। शेड्यूलर क्या करेगा, यहाँ एक से ज़्यादा प्रोसेस से में सिलेक्ट करेगा शेड्यूलर कि कौन से प्रोसेस को CPU देना है। और डिस्पैचर क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक का ट्रांजिशन कौन करता है, डिस्पैचर। मींस रेडी से रनिंग में लेके जाएगा डिस्पैचर। शेड्यूलर केवल सेलेक्ट करेगा कि कौन से प्रोसेस को शेड्यूल करना है, डिस्पैचर उस प्रोसेस को रेडी से रनिंग में लेकर के जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने काफ़ी सारा कंटेंट कवर किया है। हमने बात की है प्रोसेस के बारे में, हमने बात की है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में कि कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। फिर हमने बात की है कि कंटेक्स्ट क्या होता है, कि प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं प्रोसेस की वह सारी क्या होती हैं, कंटेक्स्ट। बात की कंटेक्स्ट स्विचिंग के बारे में। देन हमने बात की प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जितना भी कंटेंट हमने इस वीडियो में कवर किया है आपको समझ आया होगा और ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो दोस्तों अभी दीजिए मुझे थोड़ा समय, जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।